प्रश्न नंबर 11.2 सीधा और प्रतिलोम अनुपात। तो 11.2 में अपने क्या पढ़ना है, प्रतिलोम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सवाल देखिए 11.2 का, निम्नलिखित में से कौन से प्रतिलोम अनुपात है, अपने को ये बताना है। इसका पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में ये दिया गया है, किसी कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, यानी व्यक्तियों की संख्या और काम को पूरा करने में लगा समय। तो इनमें बताना है कौन सा अनुपात है। तो मान लीजिए व्यक्तियों की संख्या 5 व्यक्ति है और 5 व्यक्ति किसी काम को 1 घंटे में कर देते हैं। अब व्यक्ति की 5 की जगह 10 व्यक्ति ले लेते हैं। जब 5 की जगह 10 व्यक्ति हो गए तो वही व्यक्ति उस काम को 1 घंटे से कम समय में पूरा कर देंगे। तो समय बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई तो समय कम होगा। जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे उतना ही समय क्या लगेगा, अपने कम लगेगा। तो ये अनुपात कौन सा हो जाएगा, प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। पहला कौन सा अनुपात हो जाएगा, प्रतिलोम अनुपात। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी, यानी चाल अपने समान रखनी है। चाल समान रखते हैं तो यात्रा में लिया गया समय और दूरी बतानी है। इसमें कौन सा अनुपात लगेगा, तो देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी यात्रा अपने कर रहे हैं तो उसमें समय और दूरी में बताना है अपने को क्या अनुपात आएगा। मान लो समय अपने लेते हैं 5 घंटे। 5 घंटे में कोई यात्रा अपने 100 किलोमीटर की करनी, चाल समान है अपनी। 5 घंटे में कितनी यात्रा करते हैं अपने, 100 किलोमीटर। अब मान लो अपने 5 की जगह 7 घंटे लगेंगे, समय बढ़ा दो, तो क्या दूरी भी बढ़ेगी? क्या समान चाल है तो दूरी भी क्या होगी, 100 किलोमीटर से ज्यादा ही आएगी। यानी समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये प्रतिलोम अनुपात नहीं है, ये सीधा अनुपात है। ये कौन सा अनुपात है, सीधा। यानी क्या लिखेंगे, प्रतिलोम अनुपात नहीं है। अपने को सिर्फ ये बताना है कौन कौन से प्रतिलोम है, तो ये प्रतिलोम नहीं आएगा इसमें। इसी प्रकार तीसरा सवाल इसका, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अब देखो खेती वाली जमीन या भूमि है तो उसका क्षेत्रफल और काटी गई फसल के बारे में कौन सा अनुपात है, ये बताना है। तो मान लो क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल होगा उतनी फसल काटेंगे अपनी। अगर ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो फसल भी क्या काटेंगे, ज्यादा काटी जाएगी। कम क्षेत्रफल होगा तो फसल भी क्या होगी, कम काटी जाएगी। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो काटी गई फसल भी क्या होगी, बढ़ रही है, बढ़ेगी। तो इसका मतलब कौन सा अनुपात है, ये प्रतिलोम अनुपात नहीं है, ये सीधा अनुपात है। क्या लिखेंगे, प्रतिलोम अनुपात नहीं है। चौथा सवाल, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब वाहन की चाल मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस यात्रा में 1 घंटा लेते हैं। कितने लेते हैं, 1। अब चाल बढ़ा दो, चाल मान लो 60 से कितनी हो जाती है, 80 किलोमीटर की। क्या हुआ है, 1 घंटा ही लेगा या उससे कम लेगा, समय कम लगेगा ना। यानी जितनी चाल ज्यादा होगी उतना समय क्या होगा, कम होगा। तो चाल बढ़ रही है, समय घट रहा है, इसका मतलब कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। तो यह कौन सा अनुपात आ गया, प्रतिलोम अनुपात है। पांचवा प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न में दिया हुआ है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब देखो जनसंख्या और भूमि के क्षेत्रफल में कौन सा अनुपात लगेगा, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही एक व्यक्ति को भूमि का कम क्षेत्रफल मिलेगा। जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, व्यक्ति के लिए क्षेत्रफल कम मिलेगा। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल व्यक्ति के लिए क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होगा तो ये कौन सा अनुपात आएगा, प्रतिलोम अनुपात। कौन सा अनुपात आएगा, प्रतिलोम अनुपात है। कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम। इसका मतलब पहला, चौथा और पांचवा ये प्रतिलोम अनुपात के है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए 11.2 का दूसरा सवाल, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। यानी 1 लाख रुपए का इनाम है और विजेताओं में बराबर बराबर आनी चाहिए सभी को। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अपने प्रतिलोम अनुपात है या सीधा अनुपात है, ये वाला प्रश्न है। तो प्रश्न दिया हुआ देखो, सबसे पहले विजेताओं की संख्या, अगर एक ही विजेता बनेगा तो उसको कितने लाख रुपए बनेंगे, 1 लाख। विजेता अगर 2 हो गए तो बराबर बराबर देना है, तो कितने
कितने मिलेंगे? 50,000 रुपए। विजेता अगर 4 होंगे तो कितने मिलेंगे? ये अपने को प्रश्न आगे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात देखते हैं कितना है। विजेता 1 है तो 1 लाख रुपए। विजेता बढ़ गए, अगर विजेता 2 हो गए तो प्रत्येक विजेता को कितने मिलेंगे? 50,000। यानी विजेता की संख्या बढ़ेगी तो पुरस्कार की राशि घट जाएगी। विजेताओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो प्रत्येक विजेता को पुरस्कार की राशि क्या हो जा रही है? घट रही है। इसका मतलब कौन सा अनुपात आ गया? ये प्रतिलोम अनुपात का सवाल है। कौन सा अनुपात का सवाल है? प्रतिलोम। तो यह है प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात को निकालने का तरीका देखो कैसे निकालते हैं। x1 y1 x2 y2। इसी प्रकार आगे वाली भी मान लेंगे अपने। ठीक है, क्या मान लेंगे? ये x3 x4 x5 x6 x7। ठीक है, और नीचे वाले y वाले मान लेते हैं y3 y4 y5 y6 y7। ठीक है, इनका अपन को मान निकालना है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं अपने। क्या सूत्र था प्रतिलोम अनुपात का? x1 y1 और x2 y2 गुणा में आएंगे। ये किसमें आएंगे? गुणा में आएंगे। यानी इनका तिरछा गुणा होता है। जैसे सीधा अनुपात में x1 y बटा y1 था ना, इसमें क्या आता है? x1 के बटा में y2 आता है, x2 के बटा में y1 आता है। तो तिरछा गुणा करते हैं तो क्या होता है? x1 गुणा y1 x2 गुणा y2। तो इनका गुणा करके देख लो एक बार। x1 गुणा 1 है, 1 का गुणा y1 गुणा 1 लाख है। कितना है? 1 लाख बराबर x2 2 है, इसका गुणा y2 4 है 50,000। क्या ये दोनों बराबर आते हैं? क्या बराबर आते हैं? तभी तो प्रतिलोम अनुपात होगा। तो 1 लाख का 1 से गुणा किया 1 लाख आता है, और 50,000 का 2 से किया तो कितना आता है? ये भी 1 लाख आता है। 50,000 कितने हो जाते हैं? 1 लाख। इसका मतलब दोनों बराबर आएगा। बराबर आए तो ये कौन सा अनुपात हो गया? प्रतिलोम अनुपात। कौन सा हो गया? प्रतिलोम। अब प्रतिलोम अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जो दो विजेता है 1 लाख को बराबर बराबर 2 भागों में बांटना है। ठीक है, 4 विजेता है तो 1 लाख को बराबर बराबर कितने भागों में बांट देंगे? 4 भागों में। तो सबसे पहले अपने y3 निकालते हैं। तो y3 कैसे निकालेंगे? 1 लाख में कितने बराबर बांटने हैं अपने को? कितनों में बराबर बांटना है? 4 में। तो बटा में क्या कर देंगे? 4। कितने हजार आ जाएंगे? 25। कितने आ जाएंगे? 25,000 रुपए आ जाएंगे। इसी प्रकार बताओ y4 निकालना है। y4 मतलब कितने विजेता हैं? 5 विजेता। कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए। 1 लाख को कितने में बांटने हैं? 5 में। 5 का भाग दिए कितने हजार आ जाएंगे? 20,000 रुपए। कितने हजार रुपए आ जाएंगे? 20,000 रुपए आ जाएंगे। इसी प्रकार अपने y5 निकालते हैं। y5 का मतलब कितने विजेता हैं? 8 विजेता। रुपए कितने? 1 लाख। तो 1 लाख में किसका भाग लगाते हैं हमने? 8 का। कितने आ जाएंगे? 8 एकम 8 12,000 आ गए। इसी प्रकार आगे चलते हैं, y6 निकालते हैं। y6 में विजेता देखो कितने हैं? 10 है। रुपए कितने हैं? 1 लाख है। 1 लाख में किसका भाग लगाएंगे? 10 का। जैसे लगाए कितने हजार आ जाएंगे? 10,000 रुपए आ जाएंगे। कितने रुपए? 10। यानी ये आ रहा है प्रत्येक विजेता की पुरस्कार राशि आ रही है। ये बराबर बराबर कितने मिलेंगे? इसी प्रकार लास्ट वाला निकाल देते हैं y7। y7 में विजेता कितने? 20। पुरस्कार कितना? 1 लाख। 1 लाख में किसका भाग लगा दो? 20 का। किसका लगा दो? 20 का। 20 का जैसे भाग लगाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए। तो ये इस प्रकार विजेताओं की राशि, यानी दोनों कौन से अनुपात में? प्रतिलोम अनुपात में। प्रश्न नंबर 3 11.2 का, रहमान तिल्लियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तिल्लियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी 2 क्रमागत तिल्लियों के युग्मों के बीच में कोण क्या रहे? बराबर रहे। तो बराबर होने के लिए देखो सबसे पहले अगर वो 4 तिल्लियां लगा रहा है, 4 तिल्लियां हैं तो चारों तिल्लियों के बीच में कोण कितने कितने डिग्री का बन जाएगा? 90 डिग्री का। इसी प्रकार अगर तिल्लियां 6 कर दी तो वो कोण कितने कितने बन जाएगा? 4। तिल्लियों की संख्या बढ़ रही है ना, 4 से 6 हो गई तो कोण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तिल्लियां बढ़ेगी, कोण घटेगा। तो कौन सा अनुपात आ गया? प्रतिलोम। ये प्रश्न में पूछा गया है, यह कौन सा अनुपात है? तो यह प्रतिलोम अनुपात है। कौन सा अनुपात है?
प्रतिलोम अनुपात है। अब प्रतिलोम अनुपात है तो इस सारणी जो दे रखी है अपने को उसको पूरा करना है, यानी तिलियां 8 हो जाए तो कोण कितने का आएगा, तिलियां 10 हो जाए तो कोण कितने का आएगा, तिलियां अगर 12 है तो प्रत्येक युग्म के बीच में कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा। करने के लिए वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले x1 मान लें, x2, x3 मान लेते हैं, इसको x4 मान लेते हैं, इसको x5 मान लेते हैं, नीचे y1 मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं, y3, y4 और y अपने को पता लग गया कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। तो प्रतिलोम अनुपात में क्या क्या करते हैं, देखो x1 गुना y1, x1 गुना y1 किसके बराबर होता है, इन दोनों के, x2 गुना y2 के। लेकिन ये तो अपने पता है, अब अपने को निकालना कौन सा है, y3 निकालना है। तो y3 के लिए क्या करेंगे, x3 गुना y3, क्या करेंगे x3 गुना y3। मान रखो देखो इसमें 4 गुना 90 बराबर इसमें 8 गुना y3 निकल जाएगा। 8 का क्या क्या करेंगे अपने भाग में ले जाएंगे, गुणा में नहीं भाग में चला जाएगा। तो y3 का मान कितना आएगा, 4 गुना 90 यानी कितने हो गए, 9 चौके 36, 36 में किसका भाग निकालो, 8 इसका भाग निकालेंगे 8 का, कितने बार जाएगा देखो 8 चौका 32, 4 बार और बचे कितने 4 0 8 बचा 40। यानी अगर तिलियां 8 8 लगाएं तो इसके बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार अगर तिलियां आ जाए कितनी 10 आ जाए, कैसे करेंगे 10 वाले को, देखो x1 गुना y1 बराबर, अब क्या लिखेंगे x4 गुना y4, x4 गुना y4। अब इनका मान लिखते हैं, देखो इसका कितना है 4 गुना 90 और x4 गुना y4 का मान कितना है 10 गुना y4। 10 का मतलब इसमें भाग लग जाएगा, इनका गुणा कितना था 360 बटा में कितना आएगा 10, 1 0 से 1 0 के लिए कितने डिग्री आ गया 36 डिग्री, कितने डिग्री आ गया 36। इसी प्रकार ये वाला निकालना है y5, कैसे निकालेंगे, वापस वही तरीका कैसे करेंगे, देखो x1 गुना y1 बराबर, अब क्या लिखेंगे अपने x5 गुना y5, ये दोनों अपने को पता ही कितना है 4 गुना 90 बराबर x5 कितना है, तिलियां कितनी होगी 12 गुना y5, 12 भाग में लगा तो इनका गुना कितना आएगा 360, 360 में भाग किसका लगाएंगे 12, तो 12 से 36 कितने डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो कोण है ना, अगर तिलियां 8 लगा दें तो कोण कितने डिग्री का बन जाएगा 45 डिग्री का, तिलियां कितनी है 10, कोण कितने का बन जाएगा 36 डिग्री का, तिलियां 12 लगाएंगे तो कोण कितना आ जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, ये अभी इस टेबल का मान पूरा हुआ है। इसी का प्रश्न नंबर दूसरा, तीसरे में दूसरा प्रश्न पूछा गया है। तीसरे में दूसरा ये पूछा गया है 15 तिलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। यानी तिलियां अगर 15 करते हैं, इसी में जोड़ देते हैं, तिलियां कितनी करते हैं 15 तिलियां होते हैं, तो कोण है ये वाला, ये अपने को ज्ञात करना। मान लो इसको क्या मान लेते हैं अपने x5 तक मान, इसको x6 मान लो, इसको क्या मान लेते हैं y6। अगर तिलियां 15 हो गई ना तो कोण बताना है, कोण मतलब किसका मान ज्ञात करना अपने को y6 का मान ज्ञात करना। प्रतिलोम अनुपात नहीं है, कैसे हल करते हैं इसको, x1 y1 बराबर में क्या लिखूंगा, अब जो मान ज्ञात करना ना वही लिखेंगे, क्या ज्ञात करना अपने को x6 y6, क्या लिखेंगे x6 y6, क्या क्या मान दिया हुआ है, x1 का पता है अपने को 4 गुना y1 का 90 बराबर x1 का x6 का 15 गुना y6 का कितना है, y6 का ज्ञात करना, कौन तो ज्ञात करना है ना, 15 भाग में जाएगा तो y6 बराबर क्या आएगा, इन दोनों का गुणा किया 360, भाग में क्या लगेगा 15, जैसे 15 का भाग किया कितना आएगा 15 दूनी 30, बचा कितना 6 60, 15 चौके 60। इसका मतलब y6 यानी अगर तिलियां 15 कर दें तो कोण कितने डिग्री का आ जाएगा 24 डिग्री का, कितने डिग्री का आ जाएगा 24 डिग्री का। इसी प्रकार इसमें तीसरा सवाल भी दिया हुआ है। तीसरे सवाल में क्या पूछा गया है, यदि क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है। अब कोण दे दिया अपने को 40 डिग्री, क्या दे दिया कोण, तो कोण यही है ना अपना, यानी कोण का मतलब इसमें मान वोल्ट करते हैं तो कोण ये दे दिया 40 डिग्री, कितना दे दिया 40 डिग्री। तो अपने को बतानी है कि तिलियां कितनी होगी, तिलियों का मतलब अब ऊपर वाला ज्ञात करना है हमें,
क्या ज्ञात करना है, ऊपर वाला। इसको क्या मान लेते हैं, x7, इसको क्या मान लेते हैं, y7। इसका मतलब अब किसका मान निकालना है अपने को, x7 का ऊपर वाला मान निकालना है। कैसे हल करेंगे, वही तरीका रहेगा, x1 गुणा y1, x1 गुणा y1 बराबर में क्या आएगा, जो मान ज्ञात करना है क्या लिखो बराबर में, x7 y7। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, गुणा करते हैं, 4 का गुणा 90 बराबर x7 पता नहीं, पता है क्या, नहीं है, y7 पता है 40 गुणा में 40। अब ये 40 भाग में जाएगा तो y7 बराबर क्या आएगा, इन दोनों का गुणा कितना आया 360 बटा में कितना लगेगा 40, तो 1 0 से 1 0 कट गई, 4 का भाग दिया 36 में, 9 चौके 36, इसका मतलब y7 कितना आ गया 9। तो तिलियों की संख्या कितनी आ गई, तिलियों की संख्या कितनी आ गई 9 बराबर 9, यानी 9 तिलियां होगी तब कोण कितने डिग्री का बनेगा, 40 डिग्री।